नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्निंग मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का एजुकेटर। देखिए, आज का जो टॉपिक है, मैं अभी से आज से लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। लेक्चर सीरीज़ नहीं, एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, जो कि ख़ासतौर पे मैं MH सेट और MP सेट को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब MH सेट मतलब महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम और मध्य प्रदेश सेट एग्ज़ाम में जितने भी मतलब सब जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आपके डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के ऊपर, ठीक है, तो उन्हीं एग्ज़ाम्स में जितने सवाल पूछे गए, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है उनके ऊपर मैं एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में मतलब पेश कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आज से शुरू कर रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र सेट का ये फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मतलब कैसा लगा, कहाँ पे गलती आए, कहाँ पे खामी है और कहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन इज ए कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू। देखिए, ये जो सेंटेंस है इसी से समझ में आ रहा है। वन फॉर ऑल माने एक साथ सबको ले रहे हैं। ठीक है, मतलब इट्स एन ऑल इंक्लूसिव टर्म। ठीक है, इज कंसेप्ट रिलेटेड टू विच वन। यहाँ पे कलेक्टिव डिफेंस भी हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो सकता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी या फिर मिलिट्री अलायंस। देखिए, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा नहीं होता। ठीक है, रह गया कलेक्टिव डिफेंस, कलेक्टिव सिक्योरिटी, मिलिट्री अलायंस। मिलिट्री अलायंस में यहाँ पे नहीं हो सकता, अलायंस में ये बात नहीं होता, ये ज़्यादातर होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी में। ठीक है, सो द आंसर ऑटोमेटिकली इज कलेक्टिव सिक्योरिटी। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि डिस्टर्ब ना हो आप सभी को। ठीक है, अच्छा, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन व्हाट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नैम। नैम माने नॉन अलाइन मूवमेंट, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने ये शुरू किया था। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? मेंटेनिंग पीस, यस इट वाज। अपोजिंग colonialism and imperialism, yes it was. Opposing proliferation of nuclear weapons, yes it was. Aligning with the power block, नहीं। इसका नाम से समझ में आ रहा है कि ये पावर ब्लॉक के साथ नहीं था। तब मेजर पावर ब्लॉक कौन सा था? एक था कैपिटलिस्ट ब्लॉक, ठीक है, और दूसरा था कम्युनिस्ट ब्लॉक। ठीक है, एंड इट वाज अगेंस्ट बोथ दिस, मतलब दोनों के साथ मतलब अपने आप को अलाइन नहीं किया था, इसीलिए नाम दिया गया था नॉन अलाइन मूवमेंट, जैसे कि हमें नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो नेहरू जी का जो विजन जो था, ये मतलब ना ही किसी के साथ था ना ही किसी के खिलाफ था, मतलब हम अपने अलग एक धुन में थे। ठीक है, और ये शुरुआती दौर में बहुत अच्छा ही रवैया था। अगर विशेषज्ञों का अगर माने तो ये एक अच्छा ठोस कदम था भारतवर्ष की तरफ से। ठीक है, और ये खासतौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो थे उन्हीं को साथ में लेके मतलब ये स्टेप लिया गया था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ओके, हु सेड दैट सिक्योरिटी इज नॉट मिलिट्री हार्डवेयर दो इट मे इंक्लूड। सिक्योरिटी इज नॉट ए मिलिट्री फोर्स दो इट मे एनकम्पास इट। सिक्योरिटी इज डेवलपमेंट एंड विदाउट डेवलपमेंट देयर इज नो सिक्योरिटी। देखिए, काफ़ी लंबा संज्ञान है, काफ़ी लंबा है, लेकिन अगर आप अच्छे से देखें तो ये मतलब काफ़ी मतलब फेमस है। ठीक है, और ये जो कोट है ये कहा गया था रॉबर्ट मैकनामरा द्वारा। रॉबर्ट मैकनामरा वॉज एन फेमस अमेरिकन सेक्रेटरी। ठीक है, यूएस सेक्रेटरी थे, जो कि मतलब काफ़ी फेमस थे यूएस में। उन्हीं के मतलब उन्हीं का ये बयान था कि सिक्योरिटी इज़ नॉट मिलिट्री हार्डवेयर though it may be included though it may include it. Security is not military force though it may encompass it. Security is development and without development there is no security. Okay, तो रॉबर्ट मैकनामरा का एक कहावत था। ओके, रुक करते हैं अगले सवाल की ओर। या हियर इट इज। Which of the following is not considered as an element or means? Okay, एक मिनट, हाँ, एलिमेंट और मीन्स ऑफ इंडियन नेशनल सिक्योरिटी। हाँ, देखिए, भारत का जो मतलब सुरक्षा प्रणाली जो है ना, इसमें मतलब
कन्वेंशनल चीज़ों को लेके आगे बढ़ती है, अनकन्वेंशनल चीज़ों को लेके हम लोग आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, तो जैसे कि आप पैरामिलिट्री फोर्स ले लें, आप मिलिट्री एविएशन को ले लीजिए, आप इंटीग्रेटेड सोशल सेटअप को ले लीजिए, ये सब क्या आता है कन्वेंशनल मतलब फोर्सेस में आता है, कन्वेंशनल फोर्स नहीं, कन्वेंशनल सेटअप में आता है। लेकिन नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन जो दैट इज़ एनजीओज, एनजीओ क्या है, ये कन्वेंशनल नहीं होता और साथ साथ ये गवर्नमेंट अपरेटस में नहीं, ये सेपरेट नॉन गवर्नमेंट, नाम से समझ में आ रहा है कि दिज आर नॉट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट मतलब इनके ऊपर कोई अपना उनका ऊपर कोई वर्चस्व नहीं होता। ठीक है, तो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी सेटअप में एनजीओज का कोई मतलब कोई हिस्सेदारी नहीं होता, और हम लोग मतलब एटलीस्ट इन इंडिया वी डू नॉट कंसिडर देम एज एन एलिमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, हालांकि इसका अपना एक मतलब प्रॉन्स और कॉन्स है, मतलब सही भी है गलत भी है, लेकिन इट इज़ द वे इट इज़। हम हिंदुस्तान ने अपना एक संज्ञान बनाया है। ठीक है, बाकी आप सभी का इसके ऊपर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, द फिफ्थ क्वेश्चन, ये मतलब इट इज़ मोर एसोसिएटेड विथ ज्योग्राफी। ठीक है, अच्छा, सवाल ये कि पनामा कैनल कनेक्ट्स इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक सी, इंडियन सी, ब्लैक सी, पैसिफिक सी एंड अटलांटिक सी एंड पैसिफिक सी। देखिए, पनामा कैनल जो था वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक कनेक्ट करता है। ठीक है, अगर हम प्रिसाइजली देखें, प्रिसाइजली, ठीक है, तो पनामा कैनाल का जो ईस्टर्न साइड में क्या है, ईस्टर्न साइड में है आपका नॉर्थ अटलांटिक सी। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक सी। ठीक है, ये ईस्टर्न साइड में, और वेस्टर्न साइड में क्या है आपका नॉर्थ ऑफ पैसिफिक सॉरी ओशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में अटलांटिक सी कहाँ है, ऑप्शन बी अटलांटिक सी एंड इंडियन ओशन, नो इट्स नॉट, ऑप्शन डी अटलांटिक सी एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है, सो पनामा कैनल कनेक्ट्स अटलांटिक सी एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो डिफेंस स्टडीज़ का जो सवाल बनता है, क्वेश्चन पेपर जो बनता है, इसमें अक्सर लोग ज्योग्राफी से सवाल पूछते हैं। ठीक है, हालांकि मिलिट्री ज्योग्राफी होता है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में मिलिट्री ज्योग्राफी नहीं है। मिलिट्री ज्योग्राफी इज taught टू द ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, नॉट टू स्टूडेंट्स ओके ऑफ अंडर ग्रेड्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, लेकिन मिलिट्री ज्योग्राफी अपने आप में एक बहुत भास्ट सब्जेक्ट है और पढ़ना चाहिए। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हु इज ऑथर ऑफ द रिवेंज ऑफ जियोग्राफी। रिवेंज ऑफ जियोग्राफी, देखिए यहाँ पे सैमुअल हंटिंगटन नहीं हो सकता, क्योंकि सैमुअल हंटिंगटन का उनका स्पेशलाइजेशन जो है वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस के ऊपर है। ठीक है, उनका किताब है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, फ्रांसिस फुकुयामा का था एंड ऑफ हिस्ट्री, वो हिस्ट्री को लेकर लिखे थे आफ्टर कोल्ड वॉर। ठीक है, रॉबर्ट कपलान वॉज द ऑथर ऑफ द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, अच्छा, ये काफ़ी फेमस किताब है और मॉडर्न कपलान अभी भी है, उनके काफ़ी सारे लेक्चर्स भी है, और इंडियन ओशन के ऊपर काफ़ी उनका लेख है, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। इज़ अ ग्रेट ऑथर, ओके, एंड हिज व्यूज़ आर ऑफन रिगार्डेड एज वेरी प्रूडेंट। ठीक है, तो अच्छा, ठीक है, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नेशनलिज्म डेवलप्ड ड्यूरिंग द लेट मिडिवल पीरियड इन यूरोप इज़ नोन एज, हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। ये मतलब अगेन इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री। पहला जो था फिफ्थ क्वेश्चन वाज फ्रॉम ज्योग्राफी एंड नाउ इट इज़ फ्रॉम हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री। देखिए, कॉलोनियल नेशनलिज्म नहीं, वहाँ पे तो कॉलोनियलिज्म था ही नहीं, मतलब कॉलोनियल पर्सपेक्टिव तो बहुत बाद में आया। ठीक है, एंटी कॉलोनियल तो होगा भी नहीं, तो ये दोनों का ऑप्शन कट गया। ठीक है, रह गया वोसिफरस नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल रिलीजियस नेशनलिज्म। पॉलिटिकल रिलीजियस नेशनलिज्म इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा मतलब नेशनलिज्म होता है जो रिलीजन से प्रेरित होता है, प्रेरित होकर नेशनलिस्टिक व्यू जो होता है उसको जिगोइज्म की तरफ ले चलता है। ठीक है, सो इट इज़ रूटेड इन टू दी रिलीजियस फॉल्ट लाइन नहीं, रिलीजियस फाउंडिंग और ग्राउंडिंग कह सकते हैं आप। ठीक है, तो मिडिवल यूरोप में पॉलिटिकल रिलीजियस सेंटिमेंट जो था वो काफ़ी उभर के आ रहा था, और इसी की वजह से उनमें आपस में वो लोग आपस में झगड़ते भी थे, और शायद यही एक कारण था कि आज भी मतलब यूरोप में
मतलब एकता नहीं है, उस उस लेवल तक का एकता नहीं दिखता। हालांकि आप देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन है वहाँ पे, बाद में बॉर्डर जो है मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन अब भी आप एक फ्रेंच, एक इटालियन और एक अंग्रेज़ को आप अगर ले लें, तो उनमें आपस में वो जो मेल मिलाप जो होता है, भाईचारा जो होता है, वो अभी भी नहीं है। अभी भी उनको जो लैंग्वेज को लेकर जो वर्चस्व जो होता है, मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, ये अभी भी उनके अंदर है। एंड कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल रिलीजियस नेशनलिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रीजन, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन द 8th क्वेश्चन, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ 10 क्वेश्चन लेंगे, 10 सवालों को लेंगे, और बाकी सवाल हम लोग अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बहुत आसान सा सवाल है, ये भी जियोग्राफी से है। इन which one of the following works established in 1919 Halford Mackinder propounded his theory of heartland? theory of heartland जो था, ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी के दायरे में तो ज़रूर आता है, लेकिन पब्लिकेशन मतलब जिस जर्नल में पब्लिश हुआ था, जिस किताब में हुआ था, उसका पॉलिटिकल ज्योग्राफी नहीं था, ठीक है। प्रिजन्स ऑफ ज्योग्राफी इट केम मच लेटर, ठीक है। ये तो रिसेंट किताब था, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं, मैकिंडर तो उससे पहले थे। तो आंसर इज द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ कि प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी, ये इस किताब का ऑथर कौन है, ठीक है। ये किताब काफ़ी मशहूर है और काफ़ी लोगों ने इस किताब को प्रशंसा भी किया है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बतलाएगा कि ये किताब का मतलब ये किताब जो है प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी किसने लिखा है, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन of this session. Um, which school of thought argued that the state has a monopoly on legitimate use of physical forces? देखिए, ये जो सवाल जो है ना, इसे समझ में ही आता है कि ये मतलब काफ़ी क्या कहते हैं, मतलब नाम से समझ सवाल से ही मतलब स्टेटमेंट से समझ में आ रहा है कि ये रियलिस्ट होगा, क्योंकि रियलिस्ट ही होते हैं जो मतलब फोर्स यू मतलब अप्लायंस में वो लोग कभी मतलब कंजूसी नहीं करते, ठीक है। द स्टेट हैज़ अ मोनोपोली और लेजिटिमेट यूज़ ऑफ फोर्स, वो हम फिजिकल फोर्सेस को यूज़ करने में हमेशा प्राधान्य देते हैं, हमें हमेशा एम्फोसिस करते हैं, ठीक है। जोर लगाते हैं कि फ़ौज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, हकीकत में करना चाहिए, और कहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे करना चाहिए। आइडियलिस्ट ही है जो मतलब थोड़ा मतलब काइंड ऑफ इनका एक विरोधाभास होता है फ़ौज को लेके, ठीक है। फ़ौज नहीं मतलब फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट को लेके वो लोग काफ़ी उनका एक विरोधाभास रहता है, ठीक है। Okay, the last question. What is neorealism? पहला तो रियलिज्म चल के आया, ठीक है। रियलिज्म से निकल के आया न्यू रियलिज्म, ठीक है। अभी रियलिज्म का और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि ऑफेंसिव रियलिज्म, ठीक है, डिफेंसिव रियलिज्म भी है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे ये पूछा गया है कि न्यू रियलिज्म का मतलब कौन सा बेस्ट सुटेबल डिफिनेशन होता है। एन अटेम्प्ट टू इग्नोर दी अनप्लेजेंट रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ये बिल्कुल नहीं, ये कुछ हद तक आइडलिस्ट वाले करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे नेहरू जी हुए थे, बाद में वुड्रो विल्सन थे, इमानुअल कंट, दे टू सम एक्सटेंट आइडल, टू सम एक्सटेंट क्या दे आइडियलिस्ट, ठीक है। तो ये आइडियलिज्म से एसोसिएट होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एन अटेम्प्ट टू रीस्टेट द बेसिक आइडियाज ऑफ रियलिज्म इन ए मोर साइंटिफिक फॉर्म, यस रियलिज्म क्या हुआ, रियलिज्म का बाद में खासतौर पे जॉन मियरशाइमर, आप लोगों का नाम सुना ही होगा, जॉन मियरशाइमर अभी भी है, उन्हीं के दौर में उन्हीं के द्वारा ये साइंटिफिक एक टेम्परामेंट को मतलब रियलिज्म में इनकलकेट किया गया है, ठीक है। एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को मतलब उन्होंने यूटिलाइज किया है। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव मतलब चीज़ों को अच्छी तरह से बारीकी से देखना, ठीक है, और उनको हर एक चीज़ का एक मतलब ठोस सबूत निकाल के देखना कि क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, आज जो वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये ऐसा क्यों बना हुआ है, ठीक है। अगर वर्ल्ड ऑर्डर अगर ऐसा है तो वो ऐसा क्यों नहीं है, मतलब आपको समझना है, एक लीनियर पैटर्न से चल रही तो वो भी लीनियर क्यों नहीं है, वो क्यों हाइपरबोलिक पर्सपेक्टिव से मतलब पैटर्न लेके बैठा हुआ है, क्यों पैराबोलिक पैटर्न लेके बैठा हुआ है। तो वही तमाम सारी चीज़ों को मतलब ये न्यूरलिज्म डिस्कस करता है, ठीक है। और उसको समझना है मतलब समझने के लिए ये एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को यहाँ पे इनकलकेट किया गया है, ठीक है।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आज के लिए हम लोग इतना ही लेते हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। अगले सेशन में हम लोग 11th क्वेश्चन से शुरू करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके हम लोग लेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग का अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देते लिए लर्न विथ मैक्सिम। थैंक यू।